माई सेल्फ डॉक्टर राकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेशेंट केयर। टुडे आई डिस्कस अबाउट द रूमेटिक फीवर। आज हम लोग देखेंगे कि रूमेटिक फीवर क्या है, रूमेटिक फीवर कैसे होता है, रूमेटिक फीवर का ट्रीटमेंट क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या है। इतना चीज आज हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे। रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, दैट कैन डेवलप व्हेन स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर। जब हम लोग इट नॉट प्रोपरली ट्रीटेड, जब हम लोग स्कारलेट फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन को सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको उस बीमारी को दबा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेजेस आती है उस डिजीज को कहते हैं रूमेटिक फीवर। अभी हम लोग डिफिनीशन के देखेंगे। रूमेटिक फीवर इज ए डिजीज दैट मे डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर रूमेटिक फीवर होने का सबसे फर्स्टली कारण है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, आपने प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, सेपरेटिव और पैलिएटिव ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद जो हम लोगों को इट कैन कॉजेज सीवियर इलनेस, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज आएगा ये बहुत ज़्यादा सीवियर आने का चांस है, क्योंकि ये सेपरेटिव और पैलिएटिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अगर आप स्कारलेट फीवर का लिए रहते तो रूमेटिक फीवर आ ही नहीं सकता है कभी भी। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इलनेस इन द हार्ट, अगर आपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट लिया है तो आगे चल के आपके हार्ट ट्रबल्स, ज्वाइंट्स का ट्रबल्स, स्किन प्रॉब्लम और ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसका कारण क्या है हम लोग देखेंगे एटियोलॉजी के बारे में। पुअर हेल्थ सिस्टम, वीक इम्यूनिटी, सबसे इसका फर्स्टली कारण है कि वीक इम्यूनिटी अगर आपके पास है, ठीक है ना, तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस होने का इन्फेक्शन चांसेस है। आप लोग जानते होंगे स्ट्रेप्टोकोकस का जो बैक्टीरिया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, पायोजेनिक है, 4 स्ट्रेप्टोकोकस है। हम लोग जब माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे उस समय हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए और इडियोपैथिक। कभी कभी कारण एग्जैक्टली समझ नहीं आता है और हो जाता है इसका इन्फेक्शन, तो वहां पर हम लोग इडियोपैथिक लिखेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन जब भी स्ट्रेप्टोकोकस का ट्रिगर आया उसके बाद होगा, इसका एंटीबॉडी से भी दिक्कतें होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस, इन्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस और इन एटियोलॉजी। जितने हमने एटियोलॉजी बताया, सबसे पहले आपको इन्फेक्शन हुआ, बट आपने उस समय सिम्टम्स क्या आए, सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, ठीक है ना। ये जो भी इटियोलॉजी आया था उसके बाद आपको सोर थ्रोट होने लगे, गले में खराश होने लगा, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा था, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑब्लिक पैलिएशन, और क्या करते हैं उसका पैलिएटिव और सेपरेटिव ट्रीटमेंट लिया, फिर एनी ट्रिगर, फिर से या तो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ या मेंटली स्ट्रेस में गए या कोई भी चीज जो आपको पास पहले से वो दबा हुआ है, यानी कि आपकी तो बॉडी में ही है, क्योंकि आपने क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लिया नहीं था सबसे पहले, उसके बाद कोई भी ट्रिगर लिया जिसको उसको एक्सपोज किया, ठीक है ना। अब आपको सेकेंडरी स्टेज में इसमें क्या दिक्कतें आने लगेगी, हार्ट ट्रबल्स, ज्वाइंट्स, स्किन एंड ब्रेन डिजीजेज आने लगेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सिम्टम्स के बारे में। टेंडर एंड सोलोइंग लिम्फ नोड, टेंडर का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन होने के बाद जो उसमें एक ट्विचिंग टाइप पेन होता है और उसमें जो पल्सेशन होता है वो टेंडर, सोलोइंग, स्वेल कर जाना, फूल जाना जिसको बोलते हैं, लिम्फ नोड का स्वेलिंग होगा। ये सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी में 4 लिम्फ नोड होते हैं, मेजेंटिक लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड और कैरोटिड लिम्फ नोड। ये 4, इसमें सबसे ज्यादा आपको दिखेगा एक्सिलरी लिम्फ नोड और कैरोटिड लिम्फ नोड में सबसे ज्यादा स्वेलिंग होने का चांसेस है। जनरली चारों लिम्फ नोड में ही स्वेलिंग जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिखेगा आपको मेजेंटिक, एक्सिलरी में और कैरोटिड लिम्फ नोड में, ठीक है ना। थिक ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नाक से जो भी डिस्चार्जेज होंगे, जब बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस का समस्या आ रहा था तो उस समय कभी कभी नाक से भी अगर डिस्चार्ज होगा तो वो थिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि रनिंग ऑफ नोज होगा, नहीं, जो निकलेगा वो थिक निकलेगा, ट्रांसपेरेंट, नाक से जितना भी निकलेगा और साथ में ब्लड मिक्स रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और एबव, 100 से 100 टेम्परेचर तो हाई लो होते रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। टॉन्सिल्स दैट आर रेड एंड, अब टॉन्सिल का एग्जामिन करेंगे हम लोग, थ्रोट एग्जामिनेशन जब देखेंगे तो वहां टॉन्सिलाइटिस हम लोग देखेंगे कि रेड और स्वेल भी किया हुआ है, ठीक है ना। हेडेक है, नोजिया, वोमिटिंग, पेनफुल एंड सोर ज्वाइंट्स। ये देखिए ज्वाइंट्स में जितने भी ज्वाइंट्स है, स्पेशली आप लोग देखेंगे तो ये नी ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट, ये सब में ज्यादा दिखने को मिलता है। यूरिक एसिड और ये स्टेप RH का चाहे एस और टाइटर का सबसे ज्यादा जो पेन होगा ना आपको नी ज्वाइंट का होगा, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। हिप में बहुत रेयर, लार्जेस्ट ज्वाइंट में नहीं जाता है, ये छोटे छोटे ज्वाइंट्स को सबसे पहले पकड़ेगा इसका। और सोर थ्रोट, सोर ज्वाइंट्स एंड मूव टू अनदर ज्वाइंट, इसका जो पेन होगा कभी एल्बो का हो रहा है तो कभी रिस्ट का हो रहा है, कभी शोल्डर का हो रहा है,
एक फिक्स नहीं रहेगा। जिस समय फीवर रहेगा आपको इसका सिम्टम्स में ये फिक्स नहीं रहेगा कि आपको एल्बो में ही कंटिन्यू हो रहा है, कभी आपको शोल्डर में पेन होगा, कभी हैंड में होगा, ये अलग अलग पेन जो है मूव करते रहता है। स्वेटिंग भी होगा। इसके फीवर में, इन्फेक्शन वाली फीवर में जो भी होता है, जैसे कि हमने बताया था कि आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े तो 15 पल्स बढ़ता है। जब हम लोग ने पल्स देखा था उस समय बताए थे हम आपको, ठीक है ना। जब 1 डिग्री टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में बढ़ेगा, ठीक है, तो उस समय कितना होगा, 15 हार्ट बीट बढ़ेगा। अगर नॉर्मली 72 हार्ट रेट है, ठीक है ना, अगर 101 है यानी कि 3 डिग्री बढ़ देगा है तो 45 हार्ट बीट आपका बढ़ा रहेगा। तो ये एक कैलकुलेशन हम लोग आपको बताया था, ठीक है ना। स्वेटिंग, ये एक ऐसा फीवर है जिसमें स्वेटिंग भी हो रहा है बट फीवर जा नहीं रहा है। आप फीवर में है, स्वेटिंग हुआ तो फीवर चला जाना चाहिए था, क्योंकि थर्मल रेगुलेशन चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कि जब फीवर है तो बॉडी हीट हुआ, स्वेटिंग हुआ तो बॉडी चिल हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा फीवर है जिसमें स्वेटिंग होने के बाद भी आपका फीवर नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब आपको आगे चल करके इसमें सांस लेने में भी दिक्कतें आने लगती है। ये रहा आपका सिम्टम्स। अब देखेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन, ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है जो हम लोग नेके मतलब है कि आंख से हम लोग देख करके परसीव कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे इन्फेक्शन हो रहा है और इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। तो हम लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन में देखेंगे नोडुल्स, स्किन का नोडुल्स देखेंगे तो स्किन में छोटा छोटा नोडुल्स होने लगेगा। ये एग्जामिन करने का तरीका है, हर जगह का स्किन को ऐसे करके हम लोग प्रेस करके देखेंगे तो छोटा छोटा नोडुल्स स्किन में हम लोग परसीव करेंगे। स्किन डिजीजेज होने लगेगा, स्किन में रैशेस होने लगेंगे, रेड टॉन्सिलाइटिस उसको बार बार होने लगेगा, ठीक है ना। हम लोग बाहर से इसको देख सकते हैं कि टॉन्सिल्स है, स्किन वाली दिक्कतें क्या है, नोडुल्स, इतना चीजों देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये रूमेटिक फीवर का केस है। अब हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि ब्लड से क्या क्या हम लोग जांच करके ये पता कर सकते हैं कि रूमेटिक फीवर है। एसो टाइटर जो है ये सबसे पहला और प्रायोरिटी टेस्ट में दिया जाता है। कभी भी स्ट्रेप्टोकोकस का आपको इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले एसो टाइटर का टेस्ट कराएंगे। टाइटर का नॉर्मल वैल्यू जो है 100 से लेकर के 150 तक रहता है। चाइल्ड में थोड़ा सा ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर एसो टाइटर का अगर वॉल्यूम 200 से अगर ऊपर होने लगे तब वो जा करके हार्ट डिजीजेज कॉम्प्लिकेशन करने लगेगा। इसका हार्ट ये जो है ना एंटीबॉडी का हम लोग टेस्ट करते हैं। ये टाइटर का मतलब ही होता है एंटीबॉडी का टेस्ट। जैसे कि फर्स्टली हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि हमारे बॉडी जो है सेल्फ रिस्पॉन्स करना शुरू किया, उससे फाइट करना शुरू किया। तो बीटा सेल जो है, बी लिम्फोसाइट सेल जो है वो क्या करने लगता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है और उसको क्या करता है, किल करके बाहर कर देता है। लेकिन कुछ एंटीबॉडी जो है बच जाता है, वो नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए था 150 तक ही रहे, ठीक है ना। 100 से लेकर के 150 तक है टाइटर वॉल्यूम, तो ये नॉर्मल है। यानी कि आप जो है पहले से ही स्ट्रेप्टोकोकस से लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। लेकिन बट जब 200 से ज्यादा यही एंटीबॉडी बढ़ जाए तो ये आप ही का घर का आदमी, आप ही को डिस्ट्रॉय करने वाली जो कहानी होती है वही होगा। 150 200 से जैसे ही ऊपर हुआ एंटीबॉडी का काउंट, ठीक है ना, वो क्या करने लगता है कि हार्ट के भाल्व पे जाके बैठ जाता है। अब हार्ट का भाल्व काम करना बंद कर देता है। वो देखेंगे हम लोग कि बार बार हार्ट का भाल्व जो है हम लोग का काम करना बंद कर देता है। तो ये टाइटर का निगेटिव इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर। अब देखेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर से भी टेस्ट करके हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली कि रूमेटिक फीवर है या नहीं है। इसमें सीबीसी काउंट कराएंगे हम लोग, ईएसआर, ब्लड कल्चर। सीबीसी में क्या मिलेगा, सबसे पहले जानते होंगे कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में अगर एक्यूट है तो लिम्फोसाइट बढ़ा रहेगा, अगर यही क्रोनिक रहता तो एक्यूट रहे तो न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा और क्रोनिक है तो लिम्फोसाइट बढ़ा रहेगा। ये आप लोग जानते हैं सीबीसी में इतना ये मोस्टली डाटा मिलेगा और आरबीसी डिस्टर्बिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ईएसआर बढ़ा रहेगा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, बॉडी में अगर इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो ईएसआर बढ़ा रहेगा। इरिथ्रोसाइटिक सिगमेंटेशन रेट जो होता है वो 2 आरबीसी के बीच का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये 2 आरबीसी आपस में टकरा के ज्यादा से ज्यादा आरबीसी सेल्फ टूटने लगते हैं। ये सारे उससे चेक कर लेंगे। ब्लड कल्चर से हम लोग देख लेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया हम लोगों में पॉजिटिव आया है, ठीक है ना। अगर स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव है तो हम लोग इससे डायरेक्टली अनुमान लगा लेंगे कि ये रूमेटिक फीवर की तरफ जा रहा है।
ईसीजी, हम लोग ईसीजी इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने बताया कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ है तो 200 से ऊपर टाइटर वॉल्यूम जाएगा तो ये हार्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हम लोग ईसीजी भी टेस्ट करा लेंगे। अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हमको इसको बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए ये देखेंगे। तो कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, जब आप लोग खांसिए या छींकिए, ठीक है ना, तो अपने माउथ को और नोज को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। वॉश योर हैंड, फिर हाथ को कंटिन्यू वॉश करके रखेंगे। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ पीपल्स हु आर सिक, उस आदमी से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे जो पहले से इस बीमारी से सफर है, इन्फेक्शन है। ये क्योंकि इनहेलेशन से भी और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। वे ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये इसका व्हीकल जो है एयर ट्रांसमिटेड डिजीज में भी लेके जाएंगे इसको और ड्रॉपलेट ट्रांसमिटेड डिजीज में भी जाता है। इसी वजह से इससे थोड़ा सा जो लोग पहले से सिक हैं इसलिए उनसे अलग रहना। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स विथ पीपल्स हु आर सिक, ऐसा चीज है जैसे कि रुमाल हो गया, अपना कपड़ा हो गया, ये दूसरे लोगों से शेयर नहीं करना है। जो पहले से इन्फेक्शन है, कुछ चीजें होता है पर्सनल, वो नहीं। अब कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस। एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस क्यों होता है, इसका मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द एरोटिक वाल्व। हम लोग देखेंगे कि बताए थे आपको, इसका टाइटर जितना ज्यादा बढ़ेगा वो कहां पर होगा, वाल्व पर डिपोजिट होगा, वाल्व पे आके बैठ रहेगा, तो बैठेगा तो उसका वजन वेट बढ़ गया वाल्व का, तो वाल्व क्या करेगा, सिस्टोल और डायस्टोल होते समय हार्ट में क्या है कि प्रेशर ही नहीं बना पाएगी, तो वाल्व जो है ऊपर के नहीं गया नीचे नहीं, तो वहां दिक्कत होने का चांस है, तो नैरोइंग होने। एरोटिक रिगर्जिटेशन, ब्लड टू फ्लो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एरोटिक रिगर्जिटेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का ब्लड है जो लंग्स में जाना चाहिए था, बॉडी में जाना चाहिए था, वो कहां जाएगा, एट्रियम में चला जाएगा। रॉन्ग डायरेक्शन में जब ब्लड जाने लगे, ठीक है ना, तो एरोटिक रिगर्जिटेशन हम लोग कहते हैं। ये आप रूमेटिक फीवर का कॉम्प्लिकेशन में एरोटिक रिगर्जिटेशन भी है। हार्ट मसल्स डैमेज, यहाँ जो है हार्ट मसल्स डैमेज होने लगेगा, हार्ट सेल डैमेज होने लगेगा, हार्ट सेल किल होने लगेगा, हार्ट सेल का फंक्शन कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी दिक्कतें आने का चांसेस है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसकी वजह से होने का चांसेस है आपको। एट्रियल फिब्रिलेशंस, इरेगुलर हार्ट बीट, ये देखेंगे कि हार्ट बीट जो है एग्जैक्टली इरेगुलर होने लगेगा, दो चल रहा है रेगुलर चल रहा है, 2-3 बीट बीच में एब्सेंट हो जाएगा। ये मेनली जो है एट्रियम का जो है, एट्रियम का फिब्रिलेशन होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ना, आर्टरी का हार्ट बीट जो है ना वो बढ़ जाएगा, एट्रियम का हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसमें हार्ट फेलियर होने का सबसे ज्यादा चांस है, स्ट्रोक आने का चांसेस है इसके इन्फेक्शन होने के बाद। जब भी फर्स्टली ही जब भी आपको टॉन्सिलाइटिस हो, स्कारलेट फीवर हो या कोई भी एनी टाइप्स ऑफ डिजीज हो, तो उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट जो हो वो सही लीजिए। ऐसा नहीं कि आप गए 2 रुपया से अलग से मेडिसिन खरीद करके नॉन मेडिकल से खा लिए, अब वो सेपरेट हो गया कि क्योर हुआ वो तो आपको नहीं पता चल रहा है, वो आगे फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन कर दे ये आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। परमानेंट डैमेज टू योर हार्ट, अब हमेशा के लिए आपका हार्ट को डैमेज करते रहेगा बार बार, और लास्ट में आपको डेथ भी होने का चांसेस है। ये रहा इसका कॉम्प्लिकेशन, हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो ये एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग, इसके लिए बहुत सारी दवा भी हैं, विदाउट फिजिशियन कंसल्टेंट का आप सेल्फ मेडिसिन ना ले। थैंक यू।